मैं मनु चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलन क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या यूज़ है कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स का, कैसे यूज़ किया जाता है। ये आपके पेपर में है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करके, उसमें ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा कोलन क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में। कई बार ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती, समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसको हम लोग आज स्टडी करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है लाइब्रेरीज में, रीज़न क्या है इसके पीछे कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो लाइब्रेरी में जब बुक्स आती है तो उस बुक को एक क्लास नंबर देना पड़ेगा आपको। अब वो बुक कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, कोई सब्जेक्ट से वो बिलोंग कर सकता है वो बुक, तो उसको आपको क्लास नंबर दे के उस बुक को किसी न किसी प्लेस में रखना पड़ेगा लाइब्रेरी में। उसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, जैसे कि दीज आर द क्लासिफिकेशन स्कीम्स। अब ये सभी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। तो अगर आपने किसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम अप्लाई किया है अपने लाइब्रेरीज में, तो दो किसी स्कीम तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। किसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम आपने अप्लाई किया है, मान के चलिए आपने डीडीसी यूज़ किया है। तो डीडीसी में क्या होता है, जो मेन क्लासेस जो हैं उनकी संख्या जो है वो 10 होती है। इसी 10 मेन क्लासेस में आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके रखते हैं कि वो साइंस का सब्जेक्ट है, कि लाइब्रेरी साइंस है, कि आर्ट्स का है, कि सोशल साइंस का है, कि हिस्ट्री का है, कि जर्नलिज्म का है। तो बुक जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है उस कैटेगरी में आप उस बुक का क्लास नंबर बनाते हैं और उस बुक को लाइब्रेरी के उस सेक्शन में रखा जाता है। मान के चलिए डीडीसी में आपको 10 मेन क्लास दिखते हैं, तो जब आप लाइब्रेरीज में जाएंगे तो वहाँ पे जो बुक्स हैं वो अरेंज रहती हैं अलमीराज में। तो अलमीरा में वहाँ पे लिखा रहता है कि वो बुक्स कौन सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। कहीं पे 300 लिखा रहेगा, वो सोशल साइंस का है। 330 लिखा रहेगा, इकोनॉमिक्स का है। तो ठीक उसी प्रकार मान के चलिए आपके पास बुक्स हैं, तो उस बुक को क्लास नंबर देना पड़ेगा। क्लास नंबर कैसे देंगे, उसके लिए ये सब स्कीम्स हैं। ये सभी जो है वो क्लास नंबर बनाने का स्कीम्स है। डीडीसी का रूल अलग है, कोलन क्लासिफिकेशन का रूल अलग है, यूडीसी का अलग है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का अलग है। तो सभी के अपने अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड हैं। तो उसमें से हम आज कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो बेसिक यही चीज़ है कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उसका यूज़ आप क्लास नंबर बनाने के लिए किया जाता है। लाइब्रेरी में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो जो डॉक्यूमेंट वो किसी न किसी सब्जेक्ट्स को डिनोट करता है। बिना किसी सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रहे, वो डॉक्यूमेंट किसी न किसी सब्जेक्ट को डिनोट करेगा और उस सब्जेक्ट का नंबर हम लोग यहाँ से उठाएंगे। कहाँ से, ये क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो सब्जेक्ट की लिस्ट बनी होती है। कई बार आपको सब्जेक्ट के लिस्ट दिया रहता है और उसमें से आपको अपने दिमाग का यूज़ करके वो जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में डील कर रहा है। तो जब कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में हम बात करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीसी बोलते हैं, ठीक है। इसको बनाया था डॉक्टर SR रंगनाथन। इस क्लासिफिकेशन स्कीम्स को 1933 में दिया गया था, फर्स्ट टाइम ये पब्लिश किया गया था इसको। टिल नाउ इसके 7 एडिशंस हैं, जो कि 1987 में आए। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन स्कीम्स क्या होते हैं, तो क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो होते हैं क्लास नंबर देने के लिए इस स्कीम्स का यूज़ किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम्स इज बेसिकली रूल्स हाउ टू क्लासीफाई बुक्स और डॉक्यूमेंट्स। अब हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन का। तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो 1924 से 28 के बीच में इसको डेवलप किया गया और फर्स्ट टाइम मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1933 में इसको पब्लिश किया गया। 1924 में रंगनाथन को मद्रास यूनिवर्सिटी में जब वो कार्यरत थे लाइब्रेरियन के पोस्ट पे, तब उन्हें लंदन भेजा गया लाइब्रेरी साइंस के बारे में स्टडी करने के लिए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो बुक्स थे डिपार्टमेंटल स्टोर के, वो उनका प्रॉपर एक क्लास नंबर नहीं मिल पाया है। डीडीसी में उस नंबर को, वहाँ पे जो बुक्स हैं उनको नंबर दिया गया था, तो जो बुक्स नंबर है वो प्रॉपर नहीं था, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं था।
तब उन्होंने ठीक उसी समय ये मैकेनो का सेट देखा है। ये मैकेनो का सेट एक्चुअल में एक खिलौने का सेट होता है जिसमें अलग अलग नट बोल्ट्स का यूज़ किया गया है और अलग अलग प्रकार के आप खिलौने डिजाइन कर सकते हो। तो इस खिलौने को देख के उनके मन में ये आइडिया आया क्यों ना कुछ फंडामेंटल कैटेगरीज का यूज़ किया जाए और एक ऐसा क्लासिफिकेशन स्कीम बनाया जाए जो कि ज़्यादा एक्यूरेट हो Dewey डेसिमल क्लासिफिकेशन से और ज़्यादा अच्छा से क्लास नंबर जिसमें दिया जा सके। तब उनके मन में ये क्लासिफिकेशन बनाने का आइडिया आया। तो जब हम कोलन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एडिशंस और इसके वर्जन्स की बात करते हैं, तो बेसिकली इसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रिजिडली फैसेटेड इरा, दूसरा है एनालिटिको सिंथेटिक इरा और तीसरा है फ्रीली फैसेटेड। तो ये टोटल 7 एडिशंस हैं और इनको अलग अलग इरा के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1933 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था और लास्ट एडिशन जो है वो 1987 में 7वां एडिशन आया था। सेकेंड आया था 39, थर्ड आया था 50। इन तीनों को एक साथ रिजिडली फैसेटेड इरा बोला गया है। क्यों बोला गया है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर चौथा एडिशन जो है वो 1952 में आया था, 5वां एडिशन आया था 1957 में, 6वां आया था 1960 में और इसी का एक रिवाइज एडिशन आया था 1963 में जिसको 6th रिवाइज एडिशन ये आपको बुक में मिलेगा, रिप्रिंट एडिशन करके दिखा रहता है। फ्रीली फैसेटेड इरा बोला जाता है इसको। इसमें क्या चेंजेस है और एनालिटिको सिंथेटिक में क्या चेंजेस है इसको हम लोग आगे स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला वर्जन है 1933 से लेकर 1950s तक जिसको रिजिडली फैसेटेड इरा बोला गया है। रिजिडली बोलने का मतलब है यहाँ पे जो कनेक्टिंग सिंबल थे वो रिजिड थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फैसेट फॉर्मूला वाज रिजिड एंड प्री डिटरमाइंड। यहाँ पे इस जो वर्जन है 1933 से ये पहला एडिशन 33, 39 और 50 मतलब पहले के 3 जो एडिशन है जिसको रिजिडली फैसेटेड इरा बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कनेक्टिंग सिंबल हुआ करता था जिसको बोला गया है कोलन। कोलन इस प्रकार से कनेक्टिंग सिंबल है, ये कोलन का सिंबल है। तो यही जो सिंबल है उस समय पे यूज किया जाता था। 4th एडिशन तक एक ही सिंबल का जो यूज किया गया था वो है कोलन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 2 कोलन कोलन, एक और कोलन है, देन है N। लाइब्रेरीज इन 20th सेंचुरी ये एक टाइटल है, यहाँ पे एग्जांपल देके बताया गया है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले 2 कोलन है। तो यहाँ पे जो पहले 2 कोलन है वो मैटर जो एब्सेंट है, ठीक है, उसको दिखाया गया है और जो तीसरा कोलन है वो टाइम फैसेट को दिखा रहा है। ये पर्सनालिटी, मैटर और एनर्जी के लिए भी कोलन यूज किया गया था। तो वहाँ पे एक ऐसा कनेक्टिंग सिंबल था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस टाइटल में ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ इस टाइटल में जो मैटर है और पर्सनालिटी है दोनों एब्सेंट है, लेकिन दोनों की जगह पे भी कोलन का यूज किया गया है इंडिकेट करने के लिए। देन तीसरा जो कनेक्टिंग सिंबल है वो भी कोलन है, उसके बाद टाइम आइसोलेट को बताया गया है। तो ये वाले जो रिजिडली फैसेटेड का मतलब होता है, रिजिड का मतलब होता है वो हार्ड। तो जो चीज़ें हैं वो रिजिड थी और जो फंडामेंटल कैटेगरीज नहीं है, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इसमें से जो चीज़ें नहीं हैं मेन क्लास में तो उसको भी यहाँ पे शो करना पड़ता था, इसीलिए इसको रिजिडली फैसेटेड इरा बोला गया है। वर्जन 2 एनालिटिको सिंथेटिक इरा। इस इरा में हम लोग देखते हैं कि जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं उनको प्रॉपर लाया गया और उसके लिए अलग अलग प्रकार के कनेक्टिंग सिंबल का यूज किया गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल्स में इसका यूज किया गया। और जो चीज़ें वहाँ जो जैसे कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है तो किसी मेन क्लास में मैटर नहीं है या फिर एनर्जी नहीं है तो उसके लिए वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कनेक्टिंग सिंबल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल दिया गया है 2n। यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि बाकी जो फंडामेंटल कैटेगरीज है पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी और स्पेस ये सभी वहाँ पे स्किप हो गई हैं। कहने का मतलब है कि उन चीज़ों का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे इस टाइटल में जो है वो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस ये तीनों चीज़ें नहीं है। तो तीनों को अलग से किसी भी प्रकार के कनेक्टिंग सिंबल के द्वारा शो करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले एडिशन में या इससे पहले वाले एरा में हमने देखा कि रिजिडली फैसेटेड जो थे वहाँ पे जो फंडामेंटल कैटेगरीज नहीं है उनके भी कनेक्टिंग सिंबल वहाँ पे आपको शो करने पड़ते थे। देन है आपका वर्जन 3। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नए जो कॉमन आइसोलेट हैं उनको ऐड किया गया।
उसके अलावा नए आइसोलेट नंबर दिए गए, टाइम कैटेगरी जो है वो कनेक्टिंग सिंबल उसका चेंज किया गया। ये ध्यान में रहे कि जो 6th एडिशन तक जो कनेक्टिंग सिंबल था टाइम का, उसके लिए डॉट का ही यूज़ किया जाता था। पर्सनालिटी के लिए कॉमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, और स्पेस के लिए डॉट, और टाइम के लिए भी डॉट यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे स्पेस और टाइम को डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल था। तो यहाँ पे 6th जो रिवाइज एडिशन है वहाँ पे स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया। तो वो वाले जो चेंजेस हैं वो इसी एडिशन में किया गया। उसके अलावा एनेक्सर ऐड किया गया। एनेक्सर क्या होता है, तो एनेक्सर एक्चुअल में जो किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में, तो यहाँ पे कोलन की बात हो रही है, तो कोलन में जो चेंजेस थे रिवाइज एडिशन में उसको एनेक्सर में दिया गया। यहाँ पे लेवल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेस का और टाइम का जो लेवल्स है उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। देन इसके कुछ फीचर्स हैं कोलन क्लासिफिकेशन के। पहला है नोटेशन। यहाँ पे कोलन क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मिक्स प्रकार के नोटेशन के यूज़ किया गया। कहने का मतलब है कि मिश्रित अंकन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे 74 सेमेंटिक डिजिट्स का यूज़ किया गया है, जिसमें 60 जो है वो सेमेंटिक डिजिट्स है और 14 जो है वो इंडिकेटर डिजिट्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 8 से Z अल्फाबेटिकल जो कैपिटल लेटर है वहाँ पे 26 उसका यूज़ किया गया, ग्रीक डेल्टा है उसका यूज़ किया गया, 0 से लेके 9 तक जो इंडो अरेबिक्स थे उसका यूज़ किया गया है, और A से Z स्मॉल लेटर्स हैं उनका भी यूज़ किया गया है। I, L और O ये तीनों को छोड़ के, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है इसलिए इस 3 लेटर्स को जो है वो छोड़ दिया गया था। फिर है इंडिकेटर डिजिट्स विद एंटराइजिंग वैल्यू। तो यहाँ पे स्टार है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है और बैकवर्ड का एरो है, इसका भी यूज़ किया गया। फिर ऑर्डिनरी इंडिकेटर डिजिट्स में देखेंगे आप एंड का, कोलन का, सेमीकोलन का, कॉमा का, इक्वल टू का, डैश का और फॉरवर्ड एरो का, प्लस का और ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया था। तो टोटल आप देखेंगे तो 74 डिजिट्स हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है कि कितने डिजिट्स का यूज़ किया गया है कोलन क्लासिफिकेशन में। फिर नेक्स्ट है 3 प्लेन्स ऑफ वर्क। रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स बनाया तो वहाँ पे उन्होंने कैनन्स दिए, कुछ कैनन्स दिए जो कि रूल रेगुलेशंस होते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स के। तो उनको उन्होंने 3 अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड किया गया। तो उसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग प्लेन्स बनाए जिसको आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन बोला जाता है। टोटल जो देखेंगे आप तो यहाँ पे 43 कैनन्स दिया गया। उस पर 2 घंटे 3 घंटे का एक लेक्चर भी आराम से बनाया जा सकता है, इतने ज़्यादा बड़ा कैनन है और उससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 जो वर्बल पेन है, नोटेशनल पेन और आइडियल पेन को देख लेते हैं एक बार। पहला है यहाँ पे आइडियल प्लेन। तो रंगनाथन ने कहा कि ये जो थिंकिंग पॉलिसी का प्लेन है और यहाँ पे डिसीजन फेज है। यहाँ पे किसी क्लासिफिकेशन स्कीम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, सब्जेक्ट का एनालिसिस किया जाता है, कैरेक्टर्स एनालिसिस किया जाता है और उसी कैरेक्टर्स के बेस पे सब्जेक्ट्स को ब्रेक किया जाता है और यहीं पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आइसोलेट्स में और सब्जेक्ट्स को एरे और चैन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था कि जो आइसोलेट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आइसोलेट है। देन यहाँ पे आपको फैसेट मिलेगा, ग्रुप ऑफ आइसोलेट को हम लोग फैसेट बोला जाता है। किसी एक ही कैरेक्टर का यूज़ करके जब हम आइसोलेट्स क्रिएट करते हैं तो उसको फैसेट्स बोला जाता है। फिर टाइप, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उस सब का डिवीज़न किया गया है इस फेज में। और उसके अलावा कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर जो डिवीज़न के लिए जो यूज़ किया जाए या ऐसा कैरेक्टर जो डिवीज़न के लिए चूज़ किया जाए वो कंक्रीट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो है वो टर्म्स का यूज़ करना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए। ये आपका आइडियल प्लेन में आपको देखने को मिलेगा कि आइसोलेट्स क्या होते हैं, फैसेट्स क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होते हैं, इन सबको उन्होंने आइडियल प्लेन में डिफाइन किया है। फिर है वर्बल प्लेन। तो वर्बल प्लेन में क्या किया गया है, जो स्टैंडर्ड पहले वहाँ पे बनाया गया था आइडियल प्लेन में, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको स्पेसिफाई किया गया है किस प्रकार के टर्म्स का यूज़ करना चाहिए क्लासिफिकेशन में और किस प्रकार से अरे और चैन को अरेंज किया गया है, इसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। वर्बल प्लेन में टोटल 4 कैनन्स हैं। फिर है नोटेशनल प्लेन। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नोटेशनल प्लेन है, यहाँ पे मिक्स प्रकार के नोटेशन को उन्होंने यूज़ किया था। उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया है कि जो
नोटेशन जो क्लास नंबर बनाने के लिए जो होते हैं वो ब्रीफ में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसके अलावा लिखने में आसानी हो, ऐसी इस प्रकार के टर्म्स का वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है। इस प्रकार का होना चाहिए, जिसको लिखना आसान हो, याद करना आसान हो, इस प्रकार के नोटेशन का, और जिसको प्रोनाउंस करना आसान हो, इस प्रकार के नोटेशन का यूज करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने मिक्स प्रकार के नोटेशन का यूज किया है कोलन क्लासिफिकेशन में। मिक्स प्रकार के नोटेशन को यूज करने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे जहाँ पे आप चाहें इस क्लासिफिकेशन स्कीम में एक नया सब्जेक्ट आराम से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि जो नोटेशन है वो हायरार्किकल सीक्वेंस में है और हॉस्पिटेबल है, मतलब जहाँ पे आप कहीं पे आप जो नोटेशन है वो नया क्रिएट आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये निमोनिकली है, दैट मीन्स जो एक ही नंबर जो है वो अलग अलग मेन क्लास में सेम चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि G3, I3, K3 और L3 ये जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को, प्लांट साइकोलॉजी को, जनरल साइकोलॉजी को और एनिमल साइकोलॉजी को, ये जो 3 नंबर जो है वो यही नंबर सभी मेन क्लास में सेम चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है, बायोलॉजी के लिए वो जनरल जो है वो फिजियोलॉजी है, और I3 जो है वो बॉटनी के लिए है, K3 है वो एनिमल के लिए है, और L जो है वो मेडिसिन के लिए है, ह्यूमन के लिए। यहाँ पे नोटेशन हम तो देख पा रहे हैं कि एक ही नंबर को जो है वो अलग अलग मेन क्लास में एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। फिर डिवीज़न ऑफ नॉलेज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रंगनाथन ने 3 प्रकार के सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है उन्होंने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में। पहला बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो बेसिक सब्जेक्ट्स को उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, म्यूजिक, लॉ, लाइब्रेरी साइंस। और इन बेसिक सब्जेक्ट्स को रंगनाथन ने फिर से अगेन डिवाइड किया है। जो मेन बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे रखा है ट्रेडिशनल में, न्यूली इमर्जिंग में है आपका लाइब्रेरी साइंस, फ्यूजन में है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा डिस्टिल्ड है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट्स बंडल में है ओशियन साइंस, और ट्रेडिशनल में है लॉ और फिजिक्स। और जो नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको सिस्टम्स और स्पेशल आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में ये भी मेन क्लास के ही डिविजन्स होते हैं जिनको उन्होंने नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट्स कहा है। जैसे कैनोनिकल क्लास हो गया, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सब आपको मेन क्लास मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप देखेंगे कि डिजर्ट फार्मिंग जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो डिवीज़न ऑफ नॉलेज में उन्होंने यही सब बताया कि जो मेन बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं और नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ये बेसिक सब्जेक्ट्स के ही डिवीज़न है। फिर है कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ में किसी एक और एडिशनल जब आइसोलेट यूज़ किया जाता है या और कोई फैसेट्स है तब वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ पे ये एक और जो है वो आइसोलेट है, यहाँ पे ऐड हो गया है ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। तो ये सब हम देख पा रहे हैं कि ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे है गिटार म्यूजिक या फिर लॉ ऑफ मैरिज एंड लाइब्रेरीज इन इंडिया, ठीक है। ये सब जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि एक मेन क्लास के साथ में एक आइसोलेट ऐड हुआ है, इसीलिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं। किसी कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ में 2 या फिर 2 से ज़्यादा आइसोलेट जब उसके साथ में हो तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में आता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं। तो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन के होते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो 6 प्रकार से रिलेशन आइडेंटिफाई किया है रंगनाथन ने, जिनको वहाँ पे उन्होंने फेज रिलेशन नाम दिया है। तो फेज रिलेशन क्या होते हैं एक्चुअल में? तो रिलेशन बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, अब 2 सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वही आपका फेज रिलेशन कहलाता है। रिलेशन बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स और आइसोलेट, तो 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशन है या 2 सब्जेक्ट के फेज के बीच में जो रिलेशन है या 2 सब्जेक्ट के आइसोलेट्स के बीच में जो रिलेशन है वही आपका फेज रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फेज रिलेशन होते हैं। पहला है जनरल फेज रिलेशन, दूसरा है बायस फेज रिलेशन, तीसरा है कंपैरिजन फेज रिलेशन, चौथा है डिफरेंस फेज रिलेशन,
फिर पांचवा है टूल फेस रिलेशन और छठवा है इन्फ्लुएंसिंग फेस रिलेशन। अब इन फेस रिलेशन के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। ये जो रिलेशन है वो तीन प्रकार से हो सकते हैं। दो मेन क्लास के बीच में, जैसे कि बॉटनी एंड जूलॉजी, ये दो मेन क्लास हो गए। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के भी हो सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में जब हुआ तो वो दो मेन क्लास के बीच में इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का हो गया। अब यहाँ पे फिर से है बिटवीन टू फैसेट्स सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के दो फैसेट्स के बीच में हो सकता है, जैसे कि इस्लाम और हिंदुइज्म, ये दोनों रिलीजन है, तो इन दोनों के बीच में जब हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा फैसेट फेस रिलेशन, क्योंकि एक ही कैटेगरी के दो फैसेट्स हैं, इंट्रा फैसेट, दो फैसेट्स के बीच में। फिर नेक्स्ट है बिटवीन टू आइसोलेट्स ऑफ सेम अरे विद इन फैसेट्स, तो सेम अरे के फैसेट्स के बीच में जब हो, जैसे कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, तो ये जो है वो इंट्रा अरे रिलेशंस हैं। तो इस प्रकार से टोटल 6 into 3 सो 18 टाइप के फेस रिलेशंस होते हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो सभी जगह अप्लाई होंगे। जनरल में भी अप्लाई होगा, बायस में भी होगा, कंपैरिजन में भी होगा, डिफरेंस में भी होगा, टूल में होगा और इन्फ्लुएंसिंग में होगा। तो ये 6 हो गए, 6 प्रकार के रिलेशन, और इनके बीच में 6 को और 3 में डिवाइड कर देंगे तो इतना टोटल 18 टाइप के आपको रिलेशन देखने को मिलेंगे। जनरल फेस रिलेशन कहने का मतलब है कि जैसे कि एग्जाम्पल आ गया बॉटनी एंड जूलॉजी, तो वो जनरल फेस रिलेशन हो गया। अब बायस फेस रिलेशन का एग्जाम्पल आपको आएगा मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, तो यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट की वो बात कर रहा है, इसलिए बायस। फिर है कंपैरिजन फेस रिलेशन, कंपैरिजन बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी, तो वो ये वाला फेस रिलेशन वहां पे अप्लाई हो, कंपैरिजन। फिर है डिफरेंस फेस रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड जियोलॉजी, तो वहां पे डिफरेंस फेस रिलेशन आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग फेस रिलेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जो रंगनाथन ने ट्रायंगल के रूप में अपने सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को यहाँ पे डील किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रंगनाथन ने जो सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए उनको ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि ए से लेके एम तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट जो है वो पहले थ्योरी को रखा गया है और उसके एप्लीकेशन के बेस पे फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को रखा गया है। जैसे कि मैथमेटिक्स, बी का मतलब होता है मैथमेटिक्स, सी का मतलब फिजिक्स है, तो मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन आप वो आपको फिजिक्स में दिखेगा, और सी के बाद फिर डी, डी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी के बाद डी, सी का मतलब होता है फिजिक्स, और फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है वो आपको इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, और इंजीनियरिंग का जो है वो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। फिर केमिस्ट्री के बाद एफ, केमिकल टेक्नोलॉजी, तो ये सब जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जो है वो एप्लीकेशन के बेस पे उन्होंने अरेंज किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ए से लेके एम तक जो है वो सब्जेक्ट्स हैं वो जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। एम को उन्होंने यूजफुल आर्ट्स कहा है। देन है एन से लेके टी तक, ये जब सब्जेक्ट्स हैं इनको उन्होंने ह्यूमैनिटीज बोला गया है, जो सब्जेक्ट्स हैं। फिर टी से लेके जेड तक ये आपका सोशल साइंसेस है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जब इसका स्टडी करते हैं तो देख पाते हैं कि ऊपर में ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये है आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइस्टिज्म। तो रंगनाथन का मानना ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सोशल साइंस रहे, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज रहे, इन सभी का जो सोर्स है वो स्पिरिचुअल से है, इसीलिए स्पिरिचुअल को उन्होंने एकदम टॉप पे रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है फैसेट एनालिसिस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैसेट एनालिसिस क्या होता है। तो जब फंडामेंटल कैटेगरीज को किसी क्लास के, जैसे कि यहाँ पे कोई टाइटल लिखा हुआ है, किसी बुक का नाम लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इस प्रकार से टाइटल लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कूलन क्लासिफिकेशन में 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होते हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो इन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना, किसी मेन क्लास में आइडेंटिफाई करना, इसी को हम लोग फैसेट एनालिसिस बोला जाता है। तो जब तक आप फंडामेंटल कैटेगरीज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उस बुक का क्लास नंबर बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसी के प्रोसेस को हम लोग फैसेट एनालिसिस बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है राउंड्स और लेवल। कॉलम क्लासिफिकेशन का जो फीचर्स में आता है राउंड्स और लेवल।
तो राउंड्स और लेवल क्या होते हैं? तो जब किसी मेन क्लास में या किसी टाइटल में जब कोई फंडामेंटल कैटेगरीज, जब किसी मेन क्लास में या किसी टाइटल में कोई फंडामेंटल कैटेगरीज एक से ज़्यादा बार आपको देखने को मिल जाए किसी टाइटल में, तब उसको हम लोग राउंड्स और लेवल बोला जाता है। यहाँ पे आप मेन क्लास लिटरेचर में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि P2, P3 और P4 और P1 ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो पर्सनालिटी के मैनिफेस्टेशंस हैं। इसी प्रकार से पर्सनालिटी, मैटर और एनर्जी ये तीनों के राउंड्स होते हैं, और पर्सनालिटी के राउंड्स और लेवल दोनों होते हैं, और स्पेस और टाइम के सिर्फ और सिर्फ लेवल्स होते हैं, इनके कोई राउंड्स नहीं होते। लेकिन पर्सनालिटी के राउंड्स और लेवल दोनों होते हैं। तो जब किसी मेन क्लास में या फिर क्लास नंबर बनाते समय किसी टाइटल में जब एक से ज़्यादा बार आपका कोई फंडामेंटल कैटेगरीज अपीयर होता है, तब उसको हम लोग राउंड्स और लेवल बोला जाता है। रंगनाथन ने यहाँ पे कोलन क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट्स को एनालिसिस करने के लिए उन्होंने 5 अलग अलग फंडामेंटल कैटेगरीज बताए थे। इन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को आपको किसी मेन क्लास में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और ये जो है वो डिक्रीजिंग कंक्रीटनेस में अरेंज होते हैं। सबसे पहले आपको टाइम को आइडेंटिफाई करना है, देन स्पेस को आइडेंटिफाई करना है, देन एनर्जी को आइडेंटिफाई करना है, देन मैटर को, और लास्ट में जो मेथड ऑफ रेसिड्यू हमने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में, जो चीज़ें बच जाती हैं वो जो है आपका पर्सनालिटी होता है। तो यहाँ पे टाइम को आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है, और पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल है। और इसका अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल उन्होंने बताया। पर्सनालिटी के लिए जो है वो कॉमा होता है, मैटर के लिए सेमी कोलन होता है, एनर्जी के लिए कोलन होता है, स्पेस के लिए डॉट होता है, और इनवर्टेड कॉमा जो होता है वो टाइम के लिए होता है। आज आपने देखा कि कोलन क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं,